मैं गाड़ी कुछ देर के लिए यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। सालार ने सड़क के किनारे बने हुए एक सस्ते किस्म के होटल और सर्विस स्टेशन को देखते हुए कहा, मैं ज़रा टायर चेक करवाना चाह रहा हूँ। गाड़ी में दूसरा टायर नहीं है। रास्ते में अगर कहीं टायर फ्लैट हो गया तो बहुत मसला होगा। इमामा ने सिर्फ सर हिलाने पर इख्तिफा किया और गाड़ी मोड़कर अंदर ले गया। इस वक्त दूर कहीं फजर की आजान हो रही थी। होटल में काम करने वाले दो चार लोगों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। उसे गाड़ी अंदर लाते देखकर एक आदमी बाहर निकल आया। शायद वो गाड़ी की आवाज सुनकर आया था। सालार गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो कुछ देर सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें बंद के बैठी रही। आसान की आवाज कुछ ज्यादा बुलंद हो गई थी। इमामा ने आंखें खोल दी। कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। दरवाजे खुलने की आवाज पर सालार ने गर्दन मोड़कर इसे देखा था। यहाँ कितनी देर रुकना है? वो सालार से पूछ रही थी। 10-15 मिनट। मैं इंजन भी एक दफा चेक करवाना चाहता हूँ। मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मुझे वजू करना है, इसने सालार से कहा। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, उस आदमी ने बुलंद आवाज में उसे पुकारते हुए कहा, बाजी, वजू करना है तो इस ड्रम से पानी ले ले। और नमाज कहाँ पढ़ेगी? सालार ने उस आदमी से पूछा। इस सामने वाले कमरे में। मैं जाए नमाज दे देता हूँ। वह पाइप उतार रहा था। पहले जाए नमाज दे दो, फिर इंजन आकर चेक करता हूँ। उस आदमी ने इस कमरे की तरफ जाते हुए कहा। सालार ने दूर से इमामा को इस ड्रम के पास कुछ तजब्जुब की हालत में खड़े देखा। वो लाशऊरी तौर पर आगे चला आया। वो तारकोल का एक बहुत बड़ा खाली ड्रम था जिसे एक ढक्कन से कोर किया गया था। इसमें से पानी कैसे लूं? इमामा ने कदमों की चाप पर पीछे मुड़कर देखा। सालार ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर एक बाल्टी पड़ी हुई थी। उस बाल्टी को उठा लाया। मेरा ख्याल है इसी बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे इमामा से कहते हुए ड्रम का ढक्कन उठाया और उसमें से पानी बाल्टी में भर लिया। मैं करा देता हूँ वजू। सालार को इसके चेहरे पर तजब्जुब नजर आया, मगर फिर कुछ कहने के बजाय वो अपने आस्तीन ऊपर करने लगी। अपनी घड़ी उतार कर उसने सालार की तरफ बढ़ा दी और पंजम के बल जमीन पर बैठ गई। सालार ने उसके बड़े हुए हाथों पर कुछ पानी डाला। इमामा को बेख्तियार जैसे करंट लगा। इसने एकदम अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या हुआ? सालार ने कुछ हैरानी से कहा। कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है, तुम पानी डालो। एक बार फिर हाथ फैला रही थी। सालार ने पानी डालना शुरू कर दिया। वो वजू करने लगी। पहली बार सालार ने उसके हाथों को कहीं तक देखा। कुछ देर के लिए उसकी कलाइयों से नजर नहीं हटा सका। फिर उसकी नजर उसकी कलाइयों से उसके चेहरे पर चली गई। वो अपनी चादर को हटाए बगैर बड़ी एहतियात के साथ सर, काना और गर्दन का मसा कर रही थी और सालार की नजरें उसके हाथों की हरकत के साथ साथ सफर कर रही थी। उसकी गर्दन में मौजूद सोने की चेन और उसमें लटकने वाली मोती को भी उसने पहली बार दरियाफ्त किया था। सालार ने उसे जितनी बार देखा था इसी तरह की चादर में देखा था। चादर का रंग मुख्तलिफ होता मगर वो हमेशा उसे एक ही अंदाज में लिपेटे होती। वो कभी इसकी कदोखाल पर गौर नहीं कर सका। पाँव पर पानी में खुद डाल देती हूँ। इसने खड़े होते हुए सालार के हाथ से इस बाल्टी को पकड़ लिया जो अब तकरीबन खाली होने वाली थी। सालार चंद कदम पीछे हटकर माहियत से देखने लगा। वो वजू कर चुकी तो सालार की माहियत खत्म हुई। इसने घड़ी इसकी तरफ बढ़ा दी। आगे पीछे चलते हुए इस कमरे तक आई जहाँ वो आदमी गया था। वो आदमी जब तक कमरे में एक तरफ मुसल्ला बिछा चुका था, इमामा खामोशी से जय नमाज की तरफ बढ़ गई। लाहौर के हदूद में दाखिल होते ही इमामा ने उससे कहा, अब तुम मुझे किसी भी स्टॉप पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। इतनी धुंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। सड़कें उस वक्त तकरीबन वहरान थी। हालांकि सुबह हो चुकी थी मगर धुंध ने हर चीज़ को लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, फिर तुम्हें मैं किस जगह का पता बताऊँ? अभी तो शायद मैं हॉस्टल जाऊँ और फिर वहाँ। सालार ने उसकी बात काट दी। तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कुछ फासला इसी तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर इमामा ने से कहा, बस तुम यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद न करते तो आज मैं यहाँ न होती। एक लम्हा के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अर्सा बाद इसे वापस भिजवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा राबिता करूंगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत थी? सालार ने भुएं उचकाते हुए कहा। मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सालार ने कदरे सर्द मेहरी से कहा।
तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझते थे। क्या अभी भी तुम्हारे मेरे बारे में वही राय है या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? साला ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को इसकी बात पर जैसे शौक लगा। हो सकता है, वो बेचैनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है। तुम बहुत नाशुक्री हो इमामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करेगा, और तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशुक्री नहीं हूँ। मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी न करता। साला ने इसकी बात काट दी। तुम्हें अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरक़ी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूँ ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है, साला ने कंधे उचकाए, मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार इमामा ने इसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। साला पलके चपकाए बगैर से देखता रहा। जो आदमी खुदकशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो इन तीनों काम न करता, मगर तुम्हारी मदद भी न करता, तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा आदमी होता? साला ने तेज आवाज में कहा, जैसे जलाल अंसर। इमामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, उसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा हो गया। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नसीब अच्छा आदमी है। और मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन उसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। अजीब से अंदाज में कहते मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है इमामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? इसने अचानक चुभते हुए अंदाज में पूछा, और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा। मेरे नज़दीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़के के लिए अपने घर से भागी हो। अपने मंगेतर को धोखा दिया है तुमने, अपनी फैमिली की इज्जत को खराब किया है तुमने। सालार ने हर लिहाज बालाए ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। इमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई अच्छी लड़की नहीं हूँ। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दे सकती हूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें लाहौर न लेकर आता, कहीं और ले जाता, फिर मगर मैं तुम्हें बहिफाजत यहाँ ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाज़ा है इसका? इमामा गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। वो इसकी बात पर हंसा। मुझ पर यकीन था? क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। सालार के माथे पर कुछ बल पड़ गए। मैंने अल्लाह और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी भी नहीं हो सकता था कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथ रसवा कर दे। ये मुमकिन ही नहीं था। फर्ज करो ऐसा हो जाता। सालार मुसर हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फर्ज करूं जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दोगी? और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, फर्ज करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता, तो तुम क्या करोगी? गाड़ी का दरवाज़ा जब तक मैं नहीं खोलूंगा नहीं खुलेगा, ये तुम जानती हो। अब बताओ तुम क्या करोगी? वो एक टिक से देखती रही। या मैं ये करता हूँ। साला ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और इस पर एक नंबर डायल करने लगा कि मैं तुम्हारे घर फ़ोन कर देता हूँ। इसने मोबाइल की स्क्रीन को इसकी आंखों के सामने लहराया। इस पर इमामा के घर का नंबर था। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, फिर यहाँ से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी तहवील में दे देता हूँ। तो फिर तुम्हारे एतिकाद और एतबार का क्या होगा? मजाक उड़ाने वाला अंदाज में कह रहा था। इमामा चुपचाप उसे देखते रही। सालार को बेहद खुशी महसूस हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर उसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ मैं तुम पर कि ऐसा नहीं कर रहा। इसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा। हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह रात को मैं तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सालार ने हैरानी से इसे देखा, फिर कहीं का मारकर हंसा। क्या कर देती? मैं तुम्हें शूट कर देती। इसने इसी अंदाज में रुक रुक कर इसे कहा। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसा। कभी जिंदगी में पिस्टल देखा भी है तुमने? इसने इमामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। साला ने झुकते हुए और अपने पाँव के साला ने इसे झुकते और अपने पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो इसने सालार से कहा, शायद इसे कहते हैं।
सालार हंसना भूल गया। इसके दाएं हाथ में छोटे साइज का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज पिस्तौल था। सालार पिस्तौल पर उसके हाथ की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था। इसने बेयकीनी से मामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी? हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। इसने मुस्तहकम आवाज में कहा। इसने पिस्तौल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लॉक। इसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन दबाकर लॉक खोल दिया। इमामा ने दरवाज़ा खोल दिया। वह पिस्तौल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मजीद कोई बात नहीं हुई। इमामा ने गाड़ी से बाहर निकलकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। सालार ने इसे तेज कदमों के साथ एक करीब आती हुई वैन की तरफ जाते और फिर इसमें सवार होते देखा। इसकी कुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और इसे इस चीज़ पर बड़ा आज़ाम था। मगर वहाँ इस धुंध आलू सड़क पर गाड़ी पर बैठे हुए इसने एतराफ़ किया इमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए यकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। इमामा हाशिम के लिए इसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धुंध की परवाह किए बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चला कर आया था। पूरा रास्ता उसका ज़हन इसी अधेड़बन में लगा हुआ था कि उसने पिस्तौल आखिर कहाँ से निकाला था। वो पूरी वसौक से कह सकता था कि जिस वक्त वजू के लिए पाँव धो रही थी उस वक्त पिस्तौल उसकी पेंडल के साथ नहीं था, वरना वो ज़रूर इसे देख लेता। बाद में नमाज पढ़ने के दौरान भी बगौर इसे सर से पाँव तक देखता रहा था। पिस्तौल तब भी उसके पेंडल के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गई थी और वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। वो यकीनन गाड़ी में मौजूद इस बैग में ही होगा। वो अंदाजे लगाता रहा। वो जिस वक्त अपने घर पहुंचा उसका मूड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए उसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहाँ से गया था तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, बल्कि मैं रात को कहीं नहीं गया, समझ में आया? उसने तहमकाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फरमान बरदारी से सर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी चीज़ों के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर इत्मीनान के साथ सो गया। उसका इस दिन कहीं जाने का इरादा नहीं था। वो उस वक्त गहरी नींद में था जब उसने अचानक किसी को अपने घर के दरवाजे को जोर जोर से बजाते सुना। वह एकदम उठकर बैठ गया। दरवाज़ा वाकई बज रहा था। इसने मंदी हुई नजरों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उससे दरवाज़ा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से के आलम में उसने बड़बड़ाते हुए झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाज़ा बजा रही हो? दरवाज़ा तोड़ना चाहती हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सालार साहब, बाहर पुलिस खड़ी है। मुलाजिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम अरसे में पुलिस के वहां आ जाने की वजह जान गया था और इसे उनकी और इमामा के घर वालों की इस मुस्तैदी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटों में सीधे इस तक कैसे पहुंच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? इसने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। एक तो जी पता नहीं, वो बस कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। इसने उनसे कह दिया कि आप घर पर नहीं है, मगर उनके पास आपके वारंट हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। इससे यकीनन अंदाज़ा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में तफ्तीश के लिए वहाँ आई थी। इसलिए उसने न तो पुलिस को अंदर आने दिया, न ही उन्हें ये बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवारें फैलांग कर भी अंदर मौजूद होती, मगर इस वक्त वारंट होने के बावजूद उस घर का साइज जिस इलाके में वाक़या था उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर इमामा का ख़ानदान भी असर और रसूख वाला नहीं होता तो शायद इस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुरात ही न करती। मगर सब पुलिस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, इसने छूटते ही कहा। यह हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरी गिरफ्तारी के वारंट हैं। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा,
मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगाकर मुझे बताया। क्या मैं जाकर पुलिस वालों से पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? साला ने बड़ी फरमान बरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बुलवाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने अजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फ़ोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहाँ नहीं होगी, और वाकई ऐसा ही हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर उसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी इससे बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई, सिकंदर ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, चली गई है, साला ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। अब तुम मेरी बात ठीक तरह सुनो। मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रही थी। तुम तब तक घर से कहीं नहीं निकलोगे, सुना तुमने? सालार को उनके बात करने का अंदाज बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत अखड़ अंदाज और सर्द महरे से उससे बात की थी। सुन लिया। वो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर चुके थे। सालार अभी फ़ोन बंद कर रहा था जब उसकी नज़र अपने कमरे के कारपेट पर पड़ी। वहाँ जूते के निशानात थे और उसने देखा कि मुलाजिम भी कदर हैरानी के आलम में उन निशानात को देख रहा था जो खिड़की से कतार की सूरत में बढ़ रहे थे। जूते के निशानात को साफ कर दो, सालार ने तहकुमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया। सालार उठकर खिड़की की तरफ आ गया और उसने वो स्लाइडिंग विंडो पूरी तरह खोल दी। उसका अंदाज़ा ठीक था, जूते के वो मिट्टी वाले निशानात बाहर बरामदे में भी मौजूद थे। इमाम अपनी क्यारियों से गुजर कर दीवार फलांग कर उनकी क्यारियों में कूदी थी और यही वजह थी कि उसके जूते के तले मिट्टी से भर गए थे और उसकी वजह से वो मिट्टी कम और कीचड़ ज़्यादा थी और इसके बरामदे के सफ़ेद मार्बल पर वो निशानात बिल्कुल एक कतार की सूरत में आ रहे थे। गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम कमरे में उन निशानात को साफ करने में मसरूफ़ था। बाहर बरामदे में भी पैरों के कुछ निशानात थे, उन्हें भी साफ कर देना, सालार ने उससे कहा। एक किसके निशाने? मुलाजिम ज़्यादा देर अपने तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मेरे, सालार ने अखल लहजे में कहा। वो रात को खाना खाने में मसरूफ़ था जब सिकंदर उस्मान और तैयबा आ गए थे। उन दोनों के चेहरे सते हुए थे। सालार इत्मीनान से खाना खाता रहा। वो दोनों उसे मुखातिब किए बगैर उसके पास से गुजर कर चले गए थे। खाना खत्म करके मेरे कमरे में आओ, सिकंदर उस्मान ने जाते जाते उससे कहा था। सालार ने जवाब देने के बजाय फ्रूट राइफल अपने प्लेट में निकाली। 15 मिनट बाद जब वो उनके कमरे में गया तो उसने सिकंदर को कमरे में टहलते हुए पाया, जबकि तैयबा फिक्रमंदी के आलम में सोफे पर बैठी हुई थी। पापा, आपने बुलवाया था, सालार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बैठो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलाया है। सिकंदर उस्मान ने उसे देखते ही टहलना बंद कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से तैयबा के बराबर बैठ गया। इमामा कहाँ है? सिकंदर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पूछा। कौन इमामा? उसकी जगह कोई और होता तो उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट जरूर होती, मगर वो अपने नाम का एक ही था। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी बहन गुर्राए। मेरी बहन का नाम अनीता है पापा। सालार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे और कितनी बार और कितने तरीकों से जलील कराओगी? इस बार सिकंदर उस्मान दूसरे सोफे पर बैठ गए। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, सालार ने हैरानी से कहा। हालांकि तुम्हारी समझ में अब सब कुछ आ रहा है, उन्होंने तंज़ीह अंदाज में कहा। देखो, मुझे आराम से बता दो कि मामा कहाँ है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। पापा, आप किसी मामा की बात करें, मैं किसी मामा को नहीं जानता। मैं वसीम की बहन की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान इस बार घुर्राए। वसीम की बहन? वो कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, याद आया, वो जिसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था लास्ट ईयर। हाँ, वही। अब चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, इसलिए मुझे ये भी बता दो कि वो कहाँ है। पापा, वो अपने घर में होगी या मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, मेरा इससे क्या ताल्लुक? उसने हैरानी से सिकंदर से कहा। उसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का केस करवा दिया है। मेरे खिलाफ? आई डोंट बिलीव इट। मेरा इमामा से क्या ताल्लुक है? उसने पुरसुकून लहजे और बेतासुर चेहरे के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है। पापा, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, एक दो बार के अलावा मैं इससे मिला तक नहीं। फिर उसके अगवा से मेरा क्या ताल्लुक? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अगवा हुई है। सालार, अब एक्टिंग बंद कर दो, मुझे बता दो कि वो बच्ची कहाँ है। मैंने हाशिम मुबीन से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को उन तक पहुँचाऊँगा।
तो आप अपना वादा पूरा करें। अगर उनकी बेटी को उन तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइए, मगर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस बार सालार ने नागवारी से कहा, देखो सालार, तुम्हारी और इमामा के दरमियान अगर किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो हम इस मामले को हल कर लेंगे। मैं खुद उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। तुम फिलहाल ये बताओ कि वो कहाँ है? सिकंदर उस्मान ने इस बार अपने लब और लहजे में तब्दीली लाते हुए कहा, फॉर गॉड सेक पापा स्टॉप इट। कौन सी अंडरस्टैंडिंग, कैसी शादी? मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं उसे अगवा करूंगा और मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा इमामा जैसी लड़की के साथ। वो मेरी टाइप है। इस बार सालार ने बुलंद आवाज में कहा, तो फिर वो तुम पर उसके अगवा का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने इसी नागवारी से जवाब दिया, आज हाशिम मुबीन कह रहे हैं, कल को कोई और अगर कहेगा और आप फिर मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया, मैं सो रहा था जब पुलिस आकर बाहर खड़ी हो गई और अब आप आ गई और आते ही मुझे तो एक तक नहीं पता है कि वसीम की बहन अगवा हुई है या नहीं। आखिर वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्या सबूत है उनके पास कि मैंने उनकी बेटी को अगवा किया? और बिलफर्ज मैंने उन्हें अगवा किया भी तो क्या मैं यहाँ अपने घर बैठा रहूँगा? मुझे इस वक्त उस लड़की के साथ होना चाहिए। सालार तलखी से बोलता रहा, मुझे एसपी से तुम्हारे केस की तफसीलात का पता चला है। फिर मैंने कराची से हाशिम मुबीन को फ़ोन किया। वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं था। मुझे उससे बात करने के लिए मन्नतें करनी पड़ी। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, उसकी बेटी रात को गायब हुई है और तुम भी रात को गए हुए हो और सुबह आए हो। तो पापा, मैं अगवा कहाँ से आ गया? पहली बात तो ये है कि मैं रात को कहीं नहीं गया, और दूसरी बात यह है कि अगवा करने के लिए किसी के घर जाकर लड़की को ज़बरदस्ती ले जाना ज़रूरी है, और मैं किसी के घर नहीं गया। हाशिम मुबीन के चौकीदार ने रात को तुम्हें जाते और सुबह आते देखा है। उसका चौकीदार झूठा है, सालार ने बुलंद आवाज में कहा। मेरे चौकीदार ने तुम्हें रात को एक लड़की को कार में ले जाते देखा है, सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा। सालार चंद लम्हे कुछ बोल न सका। सिकंदर यकीनन घर आते ही चौकीदार से बात कर चुके थे। वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैं घर छोड़ने गया था। उसने तैयबा को देखते हुए कहा, कौन है वो फ्रेंड? उसका नाम और पता बताओ। सॉरी पापा, मैं नहीं बता सकता, इट्स पर्सनल। यह इस्लामाबाद छोड़ने गए थे। हाँ, तुम उसे लाहौर छोड़कर आए हो। एसपी ने मुझे खुद बताया। तुम 4 नाकों से गुजरे हो, चारों पर तुम्हारा नंबर नोट किया गया है। रास्ते में तुमने एक सर्विस स्टेशन पर रुक कर गाड़ी चेक करवाई है। उस लड़की के साथ वहाँ खाना खाया है। सिकंदर ने सर्विस स्टेशन और होटल का नाम बताते हुए कहा। सायर कुछ देर सिकंदर को देखता रहा, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। एसपी ने मुझे ये सब कुछ खुद बताया। उसने अभी हाशिम मुबीन को ये सब कुछ नहीं बताया। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं, या उसके घर वालों को उस लड़की का पता बता दो, ताकि मामला खामोशी से किसी मसले के बगैर ख़त्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मुबीन को नहीं बताएगा? वो दोस्ती का लिहाज करके सब कुछ छुपा भी गया, तब भी हाशिम मुबीन के और बहुत से जराए उसे वहां से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने उसे डराने की कोशिश की। वो मुतासिर हुए मगर उन्हें देखता रहा। अब झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ है। वो लड़की रेड लाइट एरिया में। सिकंदर को उसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं उसे वहां से लाया था, वहीं छोड़ आया हूँ। उस सफ़ेद चेहरे के साथ सालार को देखते रही। मगर वो इमामा नहीं थी। मैं परसों लाहौर गया हुआ था, वहाँ से मैं रात गुजारने के लिए उस लड़की को लाया था। आज मैं उसे वहाँ छोड़ आया। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, मगर आप मेरे साथ लाहौर चले तो मैं आपको उस लड़की के पास ले जाता हूँ, या पता बता देता हूँ। अब खुद या पुलिस को कहें कि उस लड़की से तस्दीक कर लें। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सालार को देख रहे थे, जबकि बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो। तुम ऐसी जगह जा सकते हो। एक लंबी खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जाता हूँ। और इस बात का इमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता रहा हूँ और वसीम ये बात जानता है। आप उससे पूछ लें एड्रेस से उस लड़की का। वो कुछ देर बाद घुर्राए। मैं अपने कमरे से लेकर आता हूँ, उसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर उसने मोबाइल उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन करने लगा। उसे सारी सूरत हाल बताने के बाद उसने कहा,
अकमल, मैं अपने पापा को रेड लाइट एरिया के उस घर का पता दे रहा हूँ जहाँ हम जाते रहते हैं। तुम वहाँ किसी भी ऐसी लड़की को जो मुझे जानती है, उसको इस बारे में बता दो। मैं अभी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। वो कहते हुए तेजी से एक चिट पर एक एड्रेस लिखने लगा, फिर उसे लेकर सिकंदर के कमरे में आ गया। उसने चिट सिकंदर के सामने कर दी, जिसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नज़र इस चिट पर डालकर उन्होंने कशमगी नज़रों से इसे देखा। दफा हो जाओ यहाँ से, इत्मीनान से अंदाज में वहाँ से आ गया। अपने कमरे में आकर इसने अकमल को दोबारा फ़ोन किया। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर फ़ोन करता हूँ, अकमल ने इससे कहा। वो बेड पर लेटकर इसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट के बाद अकमल ने उसे फ़ोन किया। सालार, मैंने सनैया को तैयार किया है, उसे मैंने सारा मामला समझा दिया। अकमल ने उसे बताया वो सनैया को जानता था। अकमल, अब तुम एक कागज़ और पेंसिल लो और मैं जो कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ उसे लिखो, इसने अकमल से कहा, और फिर उसे अपने घर के बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या, मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर? अकमल ने कुछ हैरानी से इससे पूछा। तुमने देखा है, सनैया ने तो नहीं देखा। ये सारी तफसीलात मैं सनैया के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस उसके पास आई तो ये सारी चीज़ें उससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए क्या वो वाकई मेरे साथ इस्लामाबाद में थी। वो गाड़ी में चुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसीलिए इसे ज़्यादा तफसील का नहीं पता, मगर घर के अंदर दाखिल होते हुए दाएं और बाएं दोनों तरफ लान है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख था, स्पोर्ट्स कार और नंबर हो, इससे लिखवाता गया। हम पुलिस के 4 नाकों से गुजरे थे। इसने सफ़ेद शलवार कमीज, सफ़ेद चादर और सियाह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम उस नाम के सर्विस स्टेशन पर भी रुके थे। सालार ने नाम बताया, सर्विस स्टेशन और होटल। वो धुंध की वजह से सही तरह नहीं देख सकी। सालार एक के बाद दिगेरे हर चीज़ की तफसील लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करने वाले आदमी से लेकर चाय बनाने वाले लड़के की हुलिया और इस कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या खाया था, सालार लड़के के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, इसने छोटी छोटी तफसीलात इसे लिखवाई थी। उसने अपने घर के पोर्च से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे का तमाम हुलिया भी उसे नोट करवा दिया था। सनैया से कहो ये सब कुछ रट ले, इसने अकमल को आखिर हिदायत दी और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके वो बेड पर बैठा, अभी कुछ सोच रहा था जब सिकंदर उस्मान अचानक दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में आई। इस लड़की का क्या नाम है? सनैया, सालार ने बेख्तियार कहा। सिकंदर उस्मान मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद सालार को उस वकील का ख्याल आया जिसके ज़रिए उन्होंने हाशिम मुबीन अहमद से राबिता किया था। उस वकील को हायर करने वाला भी हसन ही था। सालार सिकंदर के नाम से वो वकील भी वाकिफ़ नहीं था, मगर सालार के लिए काबिल तशवीश बात इसमें हसन का इन्वॉल्व होना था। हाशिम मुबीन अहमद इस वकील से हसन से उस तक बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। उसने अगला फ़ोन हसन को किया और हसन को सारे मामले की नोयत से आगाह किया। मैं तुम्हें पहले ही उन सब से मना कर रहा था, उसने छूटती सालार से कहा। मैं वसीम और इसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता और उनकी असर व शौक से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ, वो बोलता जा रहा था। सालार ने कुछ ताहट भरे लहजे में से टोका। मैंने तुम्हें फ़ोन पर अपना मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ एक ख़तरे से आगाह करना चाहता हूँ। किस खतरे से? हसन चौंका। तुमने जो वकील हायर किया था उसके ज़रिए तुम तक और फिर मुझ तक बआसानी पहुँच सकती है, सालार ने उससे कहा। नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुँच सकती। हसन ने इसकी बात पर कदरे लापरवाही से कहा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही बहुत मेहतात होकर किया। वकील भी मेरे असली नाम और पते से वाकिफ़ नहीं है। इसे जो एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने दिया था वो जाली था। सालार बेख्तियार मुस्कुराया। इसे हसन से ऐसी अक्लमंदी और चालाकी की तवक्का रखनी चाहिए थी। वो हर काम बड़ी सफाई से सर अंजाम देने का माहिर था। मैं सिर्फ उसके पास एक बार गया था, फिर फ़ोन पर ही राबिता किया और उस मुलाकात में भी मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझता कि सिर्फ हुलिये से हाशिम मुबीन अहमद मुझ तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो पहुंच गए तो पता नहीं। उस तो के बारे में मैंने नहीं सोचा, हसन ने साफ गोई से कहा। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाओ और यूँ जाहिर करो कि जैसे तुम्हारी एक गैर मौजूदगी कुछ ज़रूरी कामों के लिए थी? सालार ने उसे मशवरा दिया। इससे बेहतर मशवरा भी मेरे पास है। मैं उस वकील को कुछ रुपये पहुंचाकर ये हिदायत दे देता हूँ कि हाशिम मुबीन या पुलिस के पहुंचने पर उन्हें मेरा गलत हुलिया बताए। कम अज़ कम
इस तरह फौरी तौर पर मैं किसी परेशानी का शिकार नहीं होगा और इन्हीं दिनों मैं वैसे भी चंद हफ्तों के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। हसन ने बताया, पुलिस अगर पहुंच भी गई तो तब भी मैं उनकी पहुंच से बहुत दूर रहूंगा, मगर मुझे यकीन है कि मुझ तक पहुंच सकेंगे, इसलिए तुम इत्मीनान रखो। अगर तुम वाकई इतने बेफिक्र और मुतमईन हो तो ठीक है, हो सकता है वो तुम तक नहीं आई, मगर मैंने फिर भी सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। सालार ने फोन बंद करते हुए उससे कहा, वैसे तुम इस लड़की को अब लाहौर में कहाँ छोड़कर आए हो? लाहौर की एक सड़क पर छोड़ आया हूँ, इसके अलावा और कहाँ छोड़ सकता था? उसने अपने महले वको और हदूद अरबा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस चली गई। अजीब बेवकूफ़ हो, कम अज कम तुम तो इससे इसका ठिकाना पूछने का हौसला रखते थे। हाँ, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। साला ने दानिशा इमामा से आखिरी बार होने वाली अपनी गुफ्तगू गोल कर दी। मैं हैरान हूँ कि तुम अब किस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होने लगे हो। अपने टाइप की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना दूसरी बात है, मगर वसीम की बहन जैसी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, तुम्हारा टेस्ट भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, तुम वाकई अकल से पैदल हो, वरना कम अज कम इस तरह की बात मुझसे न करते। एडवेंचर और एनवायरनमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हसन साहब, सालार ने तंजिया लहजे में कहा। और आपने फासला एक ही छलांग में तय कर लिया है सालार साहब, हसन ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ नहीं, और तुम्हारा दिमाग मुझसे ज़्यादा खराब है, और मैं इस तरह की हिमाकत को एडवेंचर कभी न कहती। हसन भी कदरे झिलाया हुआ था। अगर तुमने मेरी मदद की है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम कह दो। सालार को इसकी बात पर अचानक गुस्सा आ गया। अभी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम किस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? ये टेस्ट वाली बात की तरफ या दिमाग खराब होने वाली बात की तरफ? हसन इसी अंदाज में उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर पूछा। अच्छा, अब मुंह बंद कर लो, फजूल बहस मत करो। इस वक्त इन तमाम बातों को करने का मतलब खड़ी मूर्ति उखाड़ना है। हसन अब संजीदा था। फर्ज करो पुलिस किसी सूरत हम तक पहुंच जाती है और फिर वो इमामा का अता पता जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? और मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे कि इमामा के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस वक्त तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूँगा, मैं उनसे भी वही कहूँगा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। हाँ, और सारा मसला तुम्हारे इस बयान से ही शुरू होगा। मैं मामा के बारे में नहीं जानता हूँ। हसन ने इसका जुमला दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि हर कीमत पर इमामा तक पहुँचना चाहेंगे। ये बहुत बात की बात है। मैं इम्कानात और मुमकिनात पर गौर करके परेशान नहीं होता। जब वक्त आएगा देखा जाएगा, सालार ने लापरवाही से कहा। तुमसे मुझे सिर्फ ये मदद चाहिए कि तुम इस सारे मामले को राज से रखो और पुलिस के हत्थे न लगो। तुम्हारे कहे बगैर भी मैं एक ही करता मैं यही करता। वैसे भी मैं अगर पकड़ा गया तो वसीम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इस बार तुमने मुझे वाकई बड़ी एम्बेरसिंग सूरत हाल से दो चार किया है। ओके, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पर फिर वही दौरा पड़ने वाला है, वही नसीहतें और पछतावा। यू आर एक्टिंग लाइक माई फादर। साला ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। उसका जहन पिछली रात के बारे में सोच रहा था और उसके माथे की तेवरियाँ और बल बहुत नुमायाँ थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक गिर जाएगा। रेड लाइट एरिया, माई फुट। कभी मेरे ख़ानदान की पिछली 7 नस्लों से भी कोई वहाँ नहीं गया, और ये लड़का क्या है जो मैंने इसे नहीं दिया? क्या है जिसकी कमी रहने दी है? और इसे देखो, कभी खुदकशी की कोशिश करता फिरता, कभी रेड लाइट एरिया। मेरे अल्लाह, आखिर किस हद तक जाए गए? सिकंदर उस्मान ने अपना सर थाम लिया। मुझे तो घर की मुलाजिमों पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है। आखिर क्यों उस लड़के को उन्होंने अंदर आने दिया? घर के मामलात पर नज़र रखनी चाहिए उन्हें। तैयबा ने बात का मौजू बदलते हुए कहा। घर के मामलात और मालिक के मामलात पर नज़र रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ मामला घर का नहीं था, मालिक का था, सिकंदर ने तंजिया लहजे में कहा। और फिर उसमें से किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ आते नहीं देखा। वो कहता है इसी दिन लाया था। चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, उसने इसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते ज़रूर देखा है। मुलाजिमों का भी यही कहना है, उन्होंने न तो किसी लड़की को आते देखा न ही जाते देखा, सिकंदर ने कहा। उसका मतलब है कि यकीनन उस लड़की को अच्छी तरह छुपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है उसका, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि सारा मामला ख़त्म हो जाए, हाशिम मुबीन की बेटी मिल जाए और हमारी जान छूट जाए, ताकि हम उसके बारे में कुछ सोच सकें, सिकंदर उस्मान ने कहा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बेहद बेबस नज़र आ रहे थे। वो
वो अगले रोज सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया तो इसने खिलाफ मामूल वहाँ सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वो आमतौर पर इस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, जरा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सालार को उस वक्त उन्हें वहाँ मौजूद पाकर कुछ हैरत थी, मगर उनके सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाजा हो रहा था कि शायद वो सारी रात नहीं सो सके। सालार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखकर उन्होंने कदरी दृष्टि से इससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे गले में मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो? जब तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है तुम कितने खतरे में हो? कैसा खतरा? वो ठटका। मैं नहीं चाहता हाशिम मुबीन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फ़िलहाल तुम्हारे लिए ही बेहतर है कि तुम घर पर रहो। सिकंदर उस्मान ने दो टुक लहजे में कहा। उसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देना। उसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिलेगी तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूँगा? आपने उसे मेरे बयान के बारे में बताया नहीं है? सालार ने तेज लहजे में कहा। मैं उसे बता चुका हूँ। सनैया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी थी। उनके लहजे में सनैया का नाम लेते हुए तलखी थी। मगर हाशिम मुबीन अभी भी मस रहे कि उसकी बेटी को तुमने ही अगवा किया हुआ है। तो मैं क्या करूँ? उसे यकीन नहीं आता तो ना आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? सालार ने लापरवाही से कहते हुए नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। तुम हाशिम मुबीन अहमद को नहीं जानते, वो कितनी अज़ा और रसूख वाला आदमी है और किस हद तक जा सकता है इसका अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए अभी तुम घर पर ही हो। सिकंदर उस्मान इस बार कुछ नरम लहजे में कहा। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था उनकी सख्ती का कोई असर नहीं होगा, उनकी बात नहीं मानेगा। पापा मेरी स्टडीज़ का खर्च होगा। सॉरी मैं घर पर नहीं बैठ सकता। सालार सिकंदर उस्मान के लहजे की नरमी से मुतासिर नहीं हुआ था। तुम्हारा हर्ज होता या नहीं मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूँ, समझे तुम? इस बार उन्होंने अचानक भड़क कर बुलंद आवाज में से कहा। कम अज कम आज तो मुझे जाने दी, आज मुझे बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। सालार एकदम उनके गुस्से पर कुछ पजल हुआ। तुम वो काम ड्राइवर को बता दो, वो कर देगा, या फिर किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर लो। सिकंदर ने हतमी अंदाज में कहा। मगर पापा आप मुझे इस तरह। सिकंदर उस्मान ने इसकी बात नहीं सुनी। वो डाइनिंग रूम से निकल रहे थे। वो कुछ देर बुलंद आवाज में बड़बड़ाता रहा, फिर तंग आकर खामोश हो गया। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान उसे बाहर निकलने नहीं देंगे, मगर इससे बात की तवक्का नहीं थी। उसका ख्याल था कि सनिया को सामने लाने पर उसकी अपनी फैमिली के साथ हाशिम मुबीन भी मुतमईन हो जाएंगे और कम अज़ कम ये मुसीबत उसके कंधों से उतर जाएगी। मगर उसके लिए सिकंदर उस्मान का इंकशाफ हैरान कुन था कि हाशिम मुबीन ने अभी भी उसके बयान पर यकीन नहीं किया था। सालार वहाँ बैठा नाश्ता करते हुए कुछ देर उन तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज न जाने का मतलब घर में बंद हो जाना था और वो घर में बंद नहीं होना चाहता था। उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते उसने उसे अधूरा छोड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया।